कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है, समझते हैं कि जीडीपी आखिर होती क्या है, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जीडीपी ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं तो उसके क्या मायने हैं, और इसके अलावा जीडीपी कितने तरह की हो सकती है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, और उसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें क्या चीज महत्वपूर्ण है और उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। और इस सब पर विस्तृत चर्चा के लिए और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी हर्ष रंजन मौजूद हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, काफी गहरी पकड़ रखते हैं। उन्हीं से शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हर्ष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शुरुआत इससे करते हैं कि ये जीडीपी नाम की बला है क्या, क्योंकि बजट में और बजट के अलावा भी साल भर हर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े आते हैं, तो साल में कम से कम 4 बार तो जरूर इस पे चर्चा होती है, और एक बजट में, कि भाई जीडीपी आखिर है क्या। जीडीपी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और जैसा कि नाम से विदित है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। और अगर इसको हम डिकोड करने की कोशिश करें बहुत आसान भाषा में, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान, यह अवधि आमतौर पर 1 वर्ष की मानी जाती है, उसके दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और जितनी भी सेवाएं हैं, उसका अंतिम मूल्य का योग होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब इसको थोड़ा सा हो सकता है कि इस परिभाषा से लोगों को समझ में कम आए, ना आए, हमारे छात्र बंधुओं को, तो उन्हें समझाने के लिए कि देखिए, देश में उत्पादन होता रहता है, हर चीज़ हम रोज़ बाजार खरीदने जाते हैं। ये चश्मा हमने पहना है, ये शर्ट पहनी है, ये माइक लगाया है, सब चीज़ बाजार से हमने खरीदी है। इस तरीके की लाखों चीज़ हैं, 75,000 से ज़्यादा चीज़ें हैं उत्पादित होती हैं, उनकी संख्या रोज़ रोज़ बढ़ती जाती है। और साथ में हम हेयर कट भी कराने जाते हैं, वो एक सेवा हमें देता है। इसमें कोई चीज़ हम खरीद के नहीं लाते, लेकिन एक सेवा लेते हैं और उसके बदले में उसे पैसा देते हैं। तो एक निश्चित अवधि में, आमतौर पर जो अवधि 1 साल की होती है, किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, जितना बड़ा हमारा देश है उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं और जो सेवाएं दी जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, उनका अंतिम मूल्य का जो योग होता है सभी का, वही आपका जीडीपी कहा जाता है। अंतिम मूल्य इसलिए कि मान लीजिए एक मोबाइल है, मैं उदाहरण दे दूं, यह चश्मा है मान लीजिए हमारे पास। अब इस चश्मे में एक फ्रेम है, एक लेंस है, किसी ने इसके लिए पेंच बनाया, किसी ने इसके हिंजेस बनाए, तो 5-6 चीजें इस चश्मे में आ गई। सबको जोड़कर जो उसका अंतिम मूल्य इस चश्मे का है, पूरे चश्मे का, वो जोड़ा जाएगा और इस तरीके की चीजें जोड़ी जाएंगी, और वही सर्विसेज सेक्टर को लेकर। यानी कि जीडीपी का सीधा सीधा मतलब ये समझा जाए कि पूरे देश में जो भी चीजें, हर सेक्टर में जिन भी चीजों का उत्पादन हो रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, जो चीजों का उत्पादन हो रहा है और उनका आखिरी मूल्य, यानी कि आखिरी स्टेप पे कंज्यूमर ने जो पैसे देकर उसे खरीदा, वो मूल्य। और इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी, चाहे आपने कुछ सर्विसेज की बात की, उसके अलावा आईटी सर्विसेज की बात हो या किसी और तरह की सर्विसेज की बात हो, उन सब को कुल मिलाकर जो माना जाए वो जीडीपी है। तो भारत की जीडीपी बताया जाता है कि $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है और 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, देश की अर्थव्यवस्था है। यहाँ छोटी सी और समझना चाहेंगे एक चीज के, भारत तो एक बहुत बड़ा बाजार है, हम लोगों के यहाँ बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट और सर्विसेज का कंजम्पशन होता है, यानी कि हमारी जीडीपी की वैल्यू जो है, वो जो छोटे देश हैं और जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं, उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल, मैं वहां पर आ रहा हूं। उसके आने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो 3 आपने नाम लिए, आमतौर पर 3 ही सेक्टर हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और तीसरा सर्विसेज सेक्टर है। और सारी चीज़ें, लगभग 90% से ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और उनको जोड़ के आप जीडीपी आप कहते हैं कि है। अभी हमारे, अब 100 मान लीजिए कि 100 जीडीपी है, तो इसमें हर सेक्टर का अपना अपना योगदान होता है। सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सर्विसेज सेक्टर का है। सर्विसेज सेक्टर कहते किसको हैं? आप हवाई जहाज़ से कहीं जा रहे हैं,
वो सर्विस में है। ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं लेकिन कोई भी चीज़, सामान, वस्तु खरीद के ला नहीं रहे हैं, उन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। होटल्स में आप जाते हैं, कोई चीज़ लाते नहीं, खाना खाते हैं, सर्विसेज सेक्टर है। फ्लाइट से, ट्रेन से कहीं जाते हैं, वो सर्विसेज सेक्टर है। हेयर कट कराते हैं, सर्विसेज सेक्टर है। और इस तरीके की अनेक सेवाओं को हम लेते हैं, टैक्सी करते हैं, ऑटो लेते हैं, जिसमें हम कोई भी सामान खरीद के नहीं लाते। तो जो विकसित देश हैं, जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, जो हमसे भी ज़्यादा है, आप कहेंगे कि अब भाई जापान बहुत छोटा है, जर्मनी भारत के आगे बहुत छोटा है, उनका कंजम्पशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे कैसे हैं? दो वजहों से आगे हैं। एक तो उनका एक्सपोर्ट जो है वो भारत से कहीं ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर्स, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि वो पैसे उनके पास आ रहे हैं और उनका अंतिम मूल्य में वो काउंट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि क्वालिटी क्लास होती है। आपने एक गाड़ी 4 लाख में खरीदी और आपने भारत में 10 गाड़ियाँ खरीद ली, 40 लाख हो गए। एक जर्मन आया और उसने 5 करोड़ की एक गाड़ी खरीद ली। तो नंबर ऑफ व्हीकल तो एक ही बिका उसका, लेकिन उसका अंतिम मूल्य जो 5 करोड़ है, अंतिम मूल्य जो है वो ज्यादा हो जाता है। जी, वो ज्यादा। एक और बात की चर्चा करते हैं, क्योंकि बजट में भी इसकी बार बार बात की जाती है, बताया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि साल में 4 बार आंकड़े आते हैं जीडीपी का ग्रोथ रेट। तो ये जीडीपी का जो ग्रोथ रेट जिसे हम कहते हैं, वो कैसे, जो उसका वृद्धि दर जिसे कहा जाए, वो कैसे नापा जाता है? और उसके लिए कुछ बेस ईयर भी होता है क्या? अगर होता है तो वो बेस ईयर कैसे डिसाइड किया जाता है उसमें? क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा सुनने में भी आया कि बेस ईयर में बदलाव किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है, और बेस ईयर के आधार पर ही तो किसी चीज़ को हम बताएंगे कि तब से क्या है। सबसे पहले सवाल कि हम अक्सर खबरों में सुनते हैं ना कि जीडीपी की विकास दर 7.6% रही, जीडीपी की विकास दर 8% रही। तो ये 8% जो है वो जीडीपी नहीं है, वो जीडीपी किस दर से बढ़ रहा है उस दर का प्रतिशत है। अब मान लीजिए कि 2024-25 में जीडीपी की विकास दर, आप उदाहरण के तौर पर मान लें कि 8% है, और साल 2023-24 में जीडीपी की जो विकास दर आ चुकी है वो 7.6% रही है। तो 7.6% से 8% कितना ज़्यादा है, ये पूरे साल के आपके जीडीपी की विकास दर रहेगी। मान लीजिए 100 से उदाहरण लेते हैं कि 100 है और अगले साल ये 102 हो गई, तो जीडीपी की विकास दर आप कह सकते हैं कि 2% से बढ़ रही है। 100 है और 107 हो गई, तो आप कहिए कि 7% की दर से बढ़ रही है विकास दर। ये तो हुई जीडीपी की बात। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? बेस ईयर एक बनाया जाता है जो सरकार तय करती है। जीडीपी के जो आंकड़े हैं आपको मालूम है, एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है, और इसमें बेस ईयर अभी जो चल रहा है वो वित्त वर्ष 11-12 का चल रहा है। इसे अब बदला जाएगा। इसके पहले वो 2004-05 का बेस ईयर था, उसके बाद 7 साल बाद उसको बदला गया था, 2011-12 किया गया था। अब तक ये बदल दिया गया होता अगर बीच में कोरोना ना आया होता, क्योंकि कोरोना में हमारी जीडीपी की विकास दर कम भी हुई थी और हम थोड़े से आर्थिक फ्रंट पर पूरी दुनिया के साथ कमज़ोर भी हुए थे, हर देश कमज़ोर हुआ था। उसके बाद रिकवरी भी बहुत बेहतरीन हुई, जाहिर सी बात है। 0 से आप तुलना करेंगे तो एक भी 100% है। सो उसकी तो वजह हुआ थी। अब जो दूसरा सवाल आपका ये है कि ये जीडीपी कैसे बढ़ती है। अब आप मान लीजिए कि पिछले साल जो भारत की जीडीपी इस समय मान लीजिए कि $4 ट्रिलियन के आसपास है। 4 ट्रिलियन बोले तो 4 लाख करोड़ डॉलर के आसपास हमारी अभी इकॉनमी है। जानकारी के लिए बाकी बता दूं कि अमेरिका जो सबसे टॉप पर है इकॉनमी में, उसकी जो जीडीपी है वो $25 ट्रिलियन है। और 25 ट्रिलियन के बाद जो चीन दूसरे नंबर पर है, उसका इकॉनमी जो है वो 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जर्मनी तीसरे नंबर पर है, वो फिर 7 के आसपास आ जाता है। जापान 7 से भी नीचे है, जापान लगभग 5 के आसपास आ जाता है, 5 से अब नीचे आ चुका है। और भारत तेजी से बढ़ते हुए जापान को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगा। तो पिछले साल जितनी जीडीपी रही उसके मुकाबले इस साल कितनी बढ़ी, और जो साल में 4 बार आता है वो क्वार्टरली आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है कि इस क्वार्टर में 2 तरीके से वो कैलकुलेशन है कि पिछले क्वार्टर की तुलना में हमारी जीडीपी की विकास दर कितनी रही। एक तो ये है उसी साल में, और पिछले साल इसी अवधि की तुलना में
इस साल कितनी बढ़ी? जैसे अगर इस साल हम मानते हैं अप्रैल मई जून, ईयर ऑन बेसिस की इस साल अगर आपने माना 2024 में अप्रैल मई जून में अगर इतनी रही, तो पिछले साल यानी 2023 की इसी क्वार्टर में अप्रैल मई जून में कितनी रही थी? आमतौर पे हम पिछले साल से इसको मापते हैं, और जो मापते हैं, आपने कभी प्रकार भी पूछा था हमसे कि जीडीपी कितने प्रकार की होती है। यही उसी आखिरी सवाल पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि जीडीपी के जो प्रकार हैं वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। एक नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, रियल जीडीपी कहा जाता है। तो जहां तक हमें जानकारी है कि भाई जिस ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ रेट की बात हो रही होती है, रियल जीडीपी के ग्रोथ रेट की बात नहीं हो रही होती। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है? बिल्कुल ठीक सवाल है। देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी होती है, जो हमने बताया कि अंतिम मूल्य सारे सामानों का, उसको जोड़ लीजिए। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कि देश में दो ही चीज़ का उत्पादन हो रहा है, एक कलम और एक कॉपी। अब वही कलम अगर पिछले साल 5 रुपये दर की से बेची गई थी और 5 कलम बिकी थी, तो 25 रुपये की कलम बिकी। और मान लीजिए कि 10 रुपये की एक कॉपी थी और 5 कॉपी बेची गई थी, तो 50 रुपये की कॉपी बिक गई। अब 75 रुपये हो गए, ये आप जीडीपी मान लें। इस साल भी दोनों की क्वांटिटी 5 ही 5 बिकी, लेकिन कलम का मूल्य जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़कर 7 रुपये हो गया, और कॉपी की कीमत जो है वो बढ़ के 15 रुपये हो गई। तो कॉपी बिकी तो उतनी ही, लेकिन वो कॉपी हो गई 15 5 75 रुपये की, और कलम हो गया 35 रुपये का। तो ये हो गया 105 रुपये। सामान उतना ही बिका, 110 रुपये सामान उतना ही बिका, लेकिन पिछले साल 75 रुपये आए थे, इस साल 110 आए। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो 75 रुपये से 110 रुपये के बीच का जो प्रतिशत होता है बढ़ने का, उस दर से बढ़ी। ये होती है नॉमिनल जीडीपी, और आमतौर पे पूरी दुनिया इसी जीडीपी की बात करती है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो। इसीलिए हमें मैं आ रहा हूं। इसी वजह से हमें नॉमिनल जीडीपी को बताना पड़ता है, क्योंकि हम उनके बराबरी पर हैं। अब रियल जीडीपी आएंगे तो उसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन किया जाता है। अब जब आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने दर से इन्फ्लेशन बढ़ा और इतने दर से इनकी कीमत बढ़ी। तो एक्चुअल जब जैसे ही वो फैक्टर इन करेंगे, तो आप जो कॉपी बढ़े हुए दर पे 15 रुपये में बेच रहे थे, आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते उसका रियल प्राइस जो है वो दरअसल 11 रुपये ही आ गया, या 12 रुपये आ गई उसकी। कलम जो 7 रुपये तक बढ़ के पहुंच गया था, हो सकता है वो 5.5 रुपये पे आ जाए, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर लिया उसमें। तो जाहिर सी बात है कि फिर आपके इन्फ्लेशन की दर जो है कम हो जाएगी। हालांकि अगर रियल जीडीपी की हम तुलना करेंगे तो पिछले साल के भी रियल जीडीपी से ही करेंगे, उसके बावजूद ये कम हो जाएगी। मैं आ रहा हूं एक सवाल पे आओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आपके शो में समय कम है, बहुत जल्दी इसको खत्म करता हूं। इसी वजह से हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं, जो बैंक्स हैं, आरबीआई है, वित्त मंत्रालय है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो वो महत्व देते हैं, वो दरअसल रियल जीडीपी को ही देते हैं। और इससे आगे भी दुनिया बढ़ चुकी है। एक शब्द और आप सुनेंगे, उसको बोलते हैं जीवीए। अब दुनिया जीवीए की ओर बढ़ रही है, इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब साथ में इसके भी आंकड़े आते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं, लेकिन हो सकता है कि दुनिया के मंच पे जब सारे देश जीवीए पर आ जाएं तो इसको हम करें। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड से सीधा सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। आप सिर्फ ये निकाल लीजिए कि आपको कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कितना एग्रीकल्चर सेक्टर में और कितना सर्विसेज सेक्टर में, ये जो 3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, इसमें कितना पिछले साल के मुकाबले इस साल वैल्यू एडिशन हुआ, और वही आपकी ग्रोथ रेट है। और पिछले साल जब हमने देखा था कि हमारे 7.6 नॉमिनल जीडीपी थी, तो जीवीए जो था वो दरअसल 4.6 के आसपास था, यानी 3% का फर्क था। तो दुनिया अब जीवीए की ओर बढ़ रही है।